ठीक है, तो प्यारे बच्चे, आप लोग के बीच में जो है मानव श्वसन तंत्र के बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मानव श्वसन तंत्र जो है, ये जो श्वसन तंत्र जो है मनुष्य में जो है नासिका छिद्र, क्या होता है? नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिंक्स, श्वास नली या ट्रैकिया और फेफड़ा पाए जाते हैं। श्वसन क्रिया करने के लिए मनुष्यों में जो है नासिका छिद्र पाया जाता है, स्वर यंत्र या लैरिंक्स पाया जाता है, श्वास नली या ट्रैकिया और फेफड़ा। ये अंग जो होते हैं, ये जो श्वास क्रिया को करने के लिए ये अंग जो है होते हैं। तो स्वर यंत्र और नासिका छिद्र जो होता है, तो नासिका छिद्र जो होता है, यह नासिका छिद्र जो होता है, ये इसके द्वारा वायु जो है वायुमंडल से, है ना, वायु जो है वायुमंडल से नासिका छिद्र के द्वारा हमारे जो है मतलब कि ये चला जाता है कहाँ? फेफड़े में जाता है। तो ये वायुमंडल से ऑक्सीजन, और वायुमंडल में तो जानते हैं कि उसमें बहुत से गैस मिश्रित रहते हैं, लेकिन जो ये नासिका छिद्र है इसके द्वारा ये वायु जो है फेफड़ा में जाता है, और फेफड़े में जाने के बाद जो है ये जो फेफड़ा है, नासिका छिद्र जो है ये नासिका मुख द्वार के जो है ठीक ऊपर होता है। नासिका छिद्र कहाँ होता है? मुख द्वार के ठीक ऊपर होता है। और इसमें दो लगभग गोलाकार बाह्य नालिका होती है। इसमें दो जो है गोलाकार क्या होती है? दो नालिका होती है, जो भीतर की ओर दो अलग अलग दायां और बायां ये नासिका वेशमों में बटा होती है। ये जो है दायां और बाएं वेशमों में बटा होता है ना। ये नासिका छिद्र दायां वेशम और बायां वेशमों में बटा होता है। तो नासिका वेशम में बनी नासा जो पट्टिका होती है, वो एक दूसरे से पृथक होती हैं। पृथक का मतलब वो जो है एक दूसरे से अलग होती हैं। तो ये जो है नासिका वेशम का छोटा जो अग्रभाग होता है, जिसमें बाह्य नासिका छिद्र जो है खुलता है ना। वो जो है बाह्य नासिका छिद्र जो है खुलता है, और ये जो है नासा वेशम का छोटा ऊपरी भाग जो है, ये जो है घ्राण क्षेत्र बोला जाता है उसको। मतलब कि सूंघने की उस घ्राण क्षेत्र में जो है वो सूंघने की उसमें शक्ति होती है। और श्वसन क्षेत्र जो है मध्य और निचला भाग जो है श्वसन के क्षेत्र, निचला भाग क्या कहलाता है? श्वसन का क्षेत्र कहलाता है। और मनुष्य में सूंघने की क्षमता जो है कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा कम होती है। यानी जो बहुत से स्तनधारी जीव हैं, उनकी अपेक्षा मनुष्यों में सूंघने की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है। जबकि निम्न स्तर के कुछ स्तनधारी जीव जो हैं, उनमें सूंघने की शक्ति अधिक होती है। जैसे मान लीजिए कुत्ता देख रहे हैं आप लोग, तो कुत्ता जो है उनमें सूंघने का जो शक्ति होता है अधिक होता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं स्वर यंत्र या लैरिंग्स। आप लोग जानते हैं कि स्वर यंत्र या लैरिंग्स जो होता है, ये यहाँ एक ठो फिगर है, देखिए इसको बोलते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं गोल, है ना, ये गोल जो भाग है
ये जो गोल भाग है, ये जो गोल भाग है आप लोग इस तरह सामने भी देख सकते हैं, जो हम लोगों के गले में एक ऊंचा उठा हुआ जो भाग है ना, तो ये जो है उठा हुआ जो भाग है, ये इसी को क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं। इसका कार्य है लैरिंग्स का, ये जो है आवाज जो है, स्वर जो है, ये स्वर जो है पतला और मोटा इसी लैरिंग्स के कारण होता है। लड़की लोगों का आवाज पतला होने का कारण क्या है? ये लैरिंग्स जो है इन लोगों का छोटा होता है, और जो है लड़के लोगों का मतलब कि बड़ा होता है। इसके चलते लड़कों का आवाज क्या होता है? मोटा होता है, और लड़कियों का आवाज पतला होता है। तो ये लैरिंग्स जो है ये स्वर यंत्र है। क्या है? स्वर यंत्र है। इसी से आवाज निकलता है। जो कुछ भी हम लोग बोल रहे हैं तो लैरिंग्स से ही बोलते हैं। और जो है लैरिंग्स के बाद जो है श्वास नली, तो ये जो है श्वास नली है, नीचे की तरफ आया है, ये क्या है? श्वास नली है। और श्वास नली जो है सीधे यहाँ से श्वास नली आकर जो है फेफड़े में खुलता है ना, फेफड़े से जुड़ा रहता है। और जो है फेफड़े से जुड़ा रहता है, इसमें जो है गला से होते हुए लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, और जो है फेफड़े में आता है। और जो है ये जो खोखला भाग जो देख रहे हैं, ये जो है हृदय का स्थान है। ये क्या है? हृदय। वहां हृदय स्थित रहता है। और जो ये देख रहे हैं मुख है, यहाँ ये जो देख रहे हैं ये ब्रोंक्स है, और उसके नीचे जो ये देख रहे हैं ये ब्रोंक्यूल्स है। और ये जो है वायु कोष्ठिका, इसमें जो है वायु कोष्ठिका में वायु भरा होता है। और ये जो भाग देख रहे हैं ये जो है पैराइटल प्लूरा इसको बोलते हैं। तो इन अंगों से जो है, इन अंगों से हम लोग जो है श्वास नली या ट्रैकिया जो होता है, स्वर यंत्र या लैरिंग्स से आवाज हम लोग को आता है, और श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा जो है फेफड़े में जो है ये जो है वायु जाता है। और वायु जाता है तो उसके चलते क्या होता है कि श्वसन की क्रिया होता है। तो श्वसन क्रिया दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। श्वसन क्रिया क्या है? दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। तो प्रश्वास, पहला क्या है? प्रश्वास। पहला है प्रश्वास, दूसरा है उच्छ्वास। तो श्वसन क्रिया में प्रश्वास की क्रिया जो है ये जो है नासिका से फेफड़े तक जो है, पहली क्रिया में जो हवा है नासिका से कहाँ पहुँचता है? फेफड़े में। जब हवा पहुँचता है तो जहाँ इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में जो स्थित रक्त केशिकाओं, फेफड़े की दीवार में क्या पाई जाती हैं? रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं, और रक्त केशिकाओं के रक्त में चला जाता है। ये कहाँ चला जाता है? रक्त केशिकाओं के में चला जाता है, और रक्त केशिकाओं से स्थित रक्त केशिकाओं के रक्त में चला जाता है, और इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। जो नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है,
जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त केशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्वास कहा जाता है। और इसके विपरीत, जिसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसके विपरीत क्या होता है? रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड जो है बची हुई हवा के साथ नासिका से बाहर निकल जाता है। उसको क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। यानी आप इस तरह समझिए, प्रश्वास जो है, जो हम लोग वायुमंडल से हवा को ग्रहण करते हैं, तो क्या हो गया? प्रश्वास हो गया। और जब ऑक्सीजन हम लोगों के फेफड़े में ग्रहण कर लिया गया और जो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस वो बाहर निकला, वो जो है उच्छ्वास के रूप में बाहर निकल गई। तो श्वसन की दो अवस्थाएं होती हैं तथा उसमें उच्छ्वास मिलकर श्वसन की दो अवस्थाएं होती हैं। प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है ना। तो फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान प्रश्वास द्वारा वायुमंडलीय हवा जो है नासिका तथा श्वास नली से होती हुई फेफड़ों की वायु कोशिका में पहुंच जाती है। वो कहाँ पहुंचती है? फेफड़ों की वायु कोशिका में पहुंचती है। और वायु कोशिकाओं के चारों ओर क्या पाया जाता है? रक्त कोशिकाओं का घना जाल पाया जाता है। रक्त कोशिकाओं का क्या पाया जाता है? घना जाल जैसी आकृति पाई जाती है। और शरीर के विभिन्न भागों से अनाक्षीकृत रक्त जो है पहले हृदय में पहुंचता है। पहले कहाँ पहुंचता है? हृदय में पहुंचता है, जहां से इसे फेफड़े में भेज दिया जाता है। जहां से उसे कहाँ भेज दिया जाता है? फेफड़े में भेजा जाता है। ऐसे रक्त को क्या कहा जाता है? सीरिय रक्त भी कहा जाता है। मतलब सीरा में, है ना, सीरिय रक्त। ऐसे रक्त को क्या कहा जाता है? सीरिय रक्त कहा जाता है। सीरिय रक्त जो है फेफड़े की वायु कोशिकाओं के चारों ओर, सीरिय रक्त जो है फेफड़े के वायु कोशिकाओं के चारों ओर जो है चारों ओर स्थित रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाता है। और रक्त कोशिकाओं में पहुंचने के बाद वो क्या करता है? रक्त कोशिकाओं के बाद पहुंचने के बाद वो जो है वायु कोशिकाओं में स्थित वायुमंडलीय हवा जो है 21% जो है, वायुमंडलीय हवा में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? 21% ऑक्सीजन होता है। जबकि रक्त कोशिकाओं में स्थित सीरिय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो इस तरह जो है वायुमंडल से हवा जो है फेफड़ों में पहुंचता है। और फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। और जो है इसमें वायु कोशिका की हवा में ऑक्सीजन का आंशिक रूप यानी आंशिक दबाव
सिरीय रक्त की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का विसरण होता है और वायु कोशिकाओं से सिरीय रक्त में हो जाता है। यहाँ रक्त में स्थित लाल रुधिर कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोजन कर क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित करता है, जो रुधिर परिसंचरण के द्वारा क्या करता है, रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर के विभिन्न स्थित कोशिकाओं में पहुंचाता है। यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो पुनः टूटकर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है पुनः टूटकर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन देता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः टूटकर क्या देता है, ऑक्सीजन और मतलब कि टूटकर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन देता है। इस तरह ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं में क्या होता है कि पहुंचता है, विभिन्न कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचता है, जहां इसका उपयोग भोजन अणुओं को ऑक्सीकृत कर, यानी जहां इसका उपयोग भोजन अणुओं को ऑक्सीकृत कर ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। इसके पश्चात क्या होता है कि उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो ग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन उस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड कुछ हानिकारक मतलब कि गैसें भी उत्पन्न होती हैं। तो इसके पश्चात उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर विसरण द्वारा क्या होता है कि कोशिकाओं से रुधिर केशिकाओं के रक्त में पहुंचता है। वो कहाँ पहुंचता है, रुधिर केशिकाओं के रक्त में पहुंचता है, और यहाँ यह रुधिर के हीमोग्लोबिन से संयोजन करता है, मतलब मिलता है, संयोजन करके क्या करता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ये जो है उससे मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो परिसंचरण के द्वारा इसी रूप में फेफड़ों में क्या पहुंचता है, फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों की सिरीय रुधिर कोशिकाएं, जो फेफड़ों की सिरीय मतलब रुधिर केशिकाएं जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव जो होता है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव वायु कोष्ठकों की अपेक्षा काफी अधिक होता है। वायु कोष्ठकों की अपेक्षा क्या होता है, बहुत काफी अधिक होता है, और अतः रुधिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण वायु कोशिकाओं में हो जाता है, जहां से उच्छ्वास के द्वारा क्या होता है कि इसे श्वास नली तथा नासिका द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों जो हम लोग पढ़े प्रश्वास और उच्छ्वास, है ना, तो प्रश्वास में जो है हम लोग पढ़े कि प्रश्वास में जो वायुमंडल से क्या लिया जाता है, वायु लिया जाता है। तो प्रश्वास में वायुमंडल से जो हम लोग वायु ग्रहण करते हैं, तो वायु ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं कि ये जब फेफड़ा में जाता है तो फेफड़ा में के द्वारा रक्त केशिकाओं के द्वारा ये जो है इसमें ऑक्सीजन को मतलब कि ऑक्सीजन को ये ग्रहण कर लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उच्छ्वास के माध्यम से बाहर निकलता है। इस तरह की क्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ट्राइकिया के बारे में। ट्राइकिया जो है
ट्राइकिया के बारे में हम लोग ट्राइकिया जो है, ट्राइकिया जो है ये मनुष्य का भी ये जो है श्वसन अंग है। श्वास नली या ट्राइकिया जो होता है, जिसके जो श्वास नली इसको बोलते हैं ट्राइकिया को। और इसमें देखे थे हम लोग लैरिंग्स, तो लैरिंग्स से हम लोगों का जो आवाज़ है निकलता है, मनुष्य का आवाज़ जो है लैरिंग्स के कारण ही होता है। ये जो बीच में ऊंचा हुआ भाग देख रहे हैं ना, तो ये लैरिंग्स इसको बोलते हैं। यही लैरिंग्स के कारण हम लोगों में आवाज़ जो है मोटा पतला होता है। तो इन आवाज़ को, जैसे ये जिनका लैरिंग्स बड़ा रहता है, खास करके मनुष्य में जो है नर में ये लैरिंग्स बड़ा होता है, इसके चलते मनुष्य मतलब कि लड़का लोगों का आवाज़ जो होता है मोटा होता है, और लड़की लोगों का ये लैरिंग्स छोटा होता है, जिसके कारण उन लोगों का आवाज़ पतला होता है। उन लोगों का आवाज़ सुरीली होता है और लड़कों लोगों का उतना सुरीली नहीं होता है। इसके बाद में फेफड़ा को फिर देखते हैं। तो फेफड़ा जो है ये लाल जो है स्पंजी रंग का, ये जो दो तो फेफड़ा जो है ये लाल दो गुलाबी मतलब रंग का, ये दो इसका फिगर होता है। जैसे आप इसको क्या कह सकते हैं कि फेफड़े की वायु कोष्ठिका में इसका बनावट हम खोज रहे थे जी। तो ये आकृति आप लोगों को देखा है। ये जो फेफड़ा जो होता है, दोनों मतलब कि दायां और बाएं मतलब दो भागों में बंटा होता है फेफड़ा। और इसमें जो है वायु जो है आता है, और यहाँ से वायु को जो है ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त के सिकाओं के माध्यम से जो है उच्छ्वास के रूप में ये जो है बाहर निकलता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रश्वास के समय क्या होता है कि फेफड़े के समीप स्थित 3 तरह की रचनाएं सम्मिलित रूप से कार्य करती हैं, है ना। प्रश्वास के समय ये हम लोग नहीं देख पाए। प्रश्वास के समय फेफड़े के समीप स्थित 3 तरह की रचनाएं सम्मिलित रूप से कार्य करती हैं। पहला जो है सीने के 12 जोड़ी पसलियों के बीच स्थित पेशियां, यानी सीने में कितनी जोड़ी पसलियां, शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। तब जो है पसलियां बाहर की ओर खिसक जाती हैं, जिसमें वक्ष गुहा जो है फैल जाता है। और इसके बाद वक्ष गुहा जो है, वक्ष गुहा के पश्चात में एक गुंबद के आकार का डायफ्राम जो होता है जो वक्ष गुहा को क्या करता है कि वक्ष गुहा को कुछ नीचे दबाकर मतलब दबकर चपटा हो जाता है। इसमें जो है वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। मतलब कि वक्ष गुहा का दबाव के कारण जो है
उसका आयतन बढ़ जाता है। और जो है तीसरा जो है उदर की पेशियों के संकुचन से भी वक्ष गुहा में फैलाव होता है। तो इस तरह जो है वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़ों का आयतन भी बढ़ जाता है और उसके भीतर स्थित वायु का दबाव कम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों जो है हम लोग प्रश्वास, उच्छ्वास और जो है हम लोग देखें श्वसन अंग में नासिका छिद्र, जिसके द्वारा हम लोग वायु को ग्रहण करते हैं, अंदर ले जाते हैं। और इसके बाद में स्वर यंत्र या लैरिंग्स, जिससे हम लोगों को ये लैरिंग्स के द्वारा जो है वायु और जो है इसके द्वारा आवाज़ जो है निकलती है। इसके बाद में जो है श्वास नली या ट्रैकिया जो है, श्वास नली को ट्रैकिया ही कहा जाता है, जिससे ये जो है वायु मार्ग है, यहाँ से श्वास नली के द्वारा वायु जो है फेफड़े में पहुँचता है। तथा फेफड़ा, ये सब चारों ये जो है क्या मिलकर कि श्वसन अंग जो है नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिंग्स, श्वास नली या ट्रैकिया तथा फेफड़े मिलकर ये क्या कहलाते हैं? श्वसन अंग कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों अब जो है हम लोग जो है इसी के साथ जो है ख़त्म करते हैं। पुनः